गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। 13 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें वर्दी मापन हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसकी बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की, वर्दी नियामक पदार्थ। वर्दी नियामक पदार्थ। वर्दी नियामक पदार्थ की बात करेंगे कि वर्दी नियामक पदार्थ क्या होते हैं, इनके विस्तार से वर्णन करेंगे। तो वर्दी नियामक पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो वर्दी को अत्यंत प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादप की वर्दी जो होती है उस वर्दी को क्या करते हैं? प्रभावी तरीके से कंट्रोल करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वर्दी नियंत्रक या वर्दी नियामक पदार्थ कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें हम पढ़ लेते हैं कि सर्वप्रथम पादपों में जो है वर्दी हार्मोन का सुझाव जो है वो वैज्ञानिक थे वॉन सेक्स, उन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? वॉन सेक्स ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम पादपों में वर्दी हार्मोन का जो सुझाव था वो वॉन सेक्स ने प्रस्तुत किया था। ये महत्वपूर्ण बात है, वॉन सेक्स ने शुरुआत की थी इसकी। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक शब्द लेते हैं हम, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में काम में लेते हैं, हार्मोन शब्द काम में लेते हैं। तो इसका प्रयोग जो है सबसे पहले, हार्मोन शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे शटरलिंग 1902। कौन थे? शटरलिंग 1902 ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाए आगे की नीट कंपटीशन के एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ आपको बता देता हूं, जो पादप हार्मोन है इनको एक शब्द और यूज में लिया गया, फाइटो हार्मोन। क्या शब्द काम में लिया गया? फाइटो हार्मोन। ये पादप हार्मोनों को फाइटो हार्मोन जो है वो थीमेन ने कहा था। एक वैज्ञानिक था थीमेन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? थीमेन नाम था। उन्होंने इस हार्मोन को, पादप हार्मोनों को फाइटो हार्मोन कहा था और उन्होंने परिभाषा दी थी कि ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से, पौधों में जो है क्या है? प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से बनते हैं और बनकर एक भाग से अन्य भाग में स्थानांतरण होते हैं। एक भाग से अन्य भाग में क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं, अन्य भाग में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इनकी अति सूक्ष्म मात्रा जो है वो पादप की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। क्या थी परिभाषा? एक बार फिर से मैं विस्तार से बता रहा हूं। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों, जो पदार्थ पौधों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और बनने वाले भाग से अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं और इनकी अति सूक्ष्म मात्रा जो है वो वृद्धि को प्रभावित करती है, हार्मोन कहलाते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन अर्थात हार्मोन का वर्गीकरण। इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आता है क्योंकि आगे का महत्वपूर्ण टॉपिक यही है आपके इस चैप्टर का। क्लासिफिकेशन ऑफ जो हार्मोन है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इनको दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है? दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है। 2 ग्रुप्स इनके बनाए गए हैं। एक का नाम जो है वो है, कौन सा है? वर्दी प्रवर्धक हार्मोन, वर्दी प्रवर्धक हार्मोन। और एक है बच्चों दूसरा जो है वर्दी अवरोधक हार्मोन, वर्दी अवरोधक हार्मोन। 2 ग्रुप बनाए गए हैं। दोनों के अंदर हम सभी पादप हार्मोनों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे।
देखिए तो ये सब किस प्रकार से काम करते हैं और क्या होते हैं। वर्दी का मतलब ग्रोथ, प्रवर्धक का मतलब प्रेरित करना, और हार्मोन का मतलब हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो वर्दी को प्रेरित करते हैं, वर्दी को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, अर्थात वर्दी दर को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्दी प्रवर्धक हार्मोन कहलाते हैं। इनकी अगर हम बात करेंगे विस्तार से तो इसमें हम सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जिब्रेलिन पढ़ेंगे, विस्तार से वर्णन इनका दिया हुआ है, जिब्रेलिन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग इथाइलिन पढ़ेंगे। ये सब वर्दी प्रवर्धक हार्मोन होते हैं जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, अर्थात पादपों की वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में है वर्दी अवरोधक हार्मोन। वर्दी का मतलब वर्दी, अवरोधक का मतलब होता है रोकना। तो ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं, वर्दी को क्या करते हैं, रोकते हैं, वर्दी अवरोधक हार्मोन कहलाते हैं। ये जो है इसका उदाहरण अगर बात करें तो एक आपके दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल, और ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी जो 19 मार्च 2020 को एग्जाम हुआ है कक्षा 12 का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्दी अवरोधक हार्मोन का नाम लिखिए। तो वर्दी अवरोधक हार्मोन का क्या नाम था, एबिसिक अम्ल था, और वर्दी प्रवर्तक हार्मोन क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन होते हैं। तो इस बार ये आ सकता है, इस बार ये आया। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था पहले ही भाग में कि वर्दी अवरोधक हार्मोन का नाम बताइए। तो एबिसिक अम्ल जो था वो इसका सही उत्तर होगा। अब हम विस्तार से बात करते हैं वर्दी प्रवर्धक हार्मोन की और वर्दी अवरोधक हार्मोन की। सबसे पहले हम विस्तार से बात करेंगे ऑक्सिन की। किसकी बात करेंगे, वर्दी प्रवर्धक हार्मोन में बात करेंगे 1 नंबर ऑक्सिन। 1 नंबर जो है ऑक्सिन की हम लोग बात करेंगे। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन जो शब्द है, ये ऑक्सिन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो ऑक्जेन से हुई है। किससे हुई है, ऑक्जेन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करना। टू ग्रो का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। शाब्दिक अर्थ ऑक्सिन शब्द जो है ये ऑक्जेन से बना है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करना। क्या करना बच्चों, वृद्धि करना। ठीक है, और ये ऑक्सिन वृद्धि प्रवर्धक ऐसा हार्मोन है जिसको सर्वप्रथम खोजा गया था। क्या किया गया था, सर्वप्रथम इसको खोजा गया था। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये पौधे जो होते हैं उनका जो तना होता है, तने की कोशिकाओं, तने की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। दीर्घीकरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। फिर से समझिए कि ऑक्सिन जो है ये पौधों में परोह या तने की जो सेल्स होती हैं उनमें दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। इसे सबसे पहले मानव मूत्र से अलग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इसे मानव मूत्र से अलग किया गया था। प्रश्न पूछ लिया जाए मानव मूत्र से अलग किस पादप हार्मोन को सर्वप्रथम किया गया था, ऑक्सिन को किया गया था, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर इसकी हम एक साधारणतः परिभाषा की बात करें तो इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल वह इसके समान गुण रखने वाले, इंडोल एसिटिक अम्ल हो या इसके समान गुण रखने वाले सभी प्राकृतिक व कृत्रिम, सभी प्राकृतिक व आर्टिफिशियल, कृत्रिम संश्लेषित पदार्थों को क्या कहा जाता है, संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सिन कहलाते हैं। संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सिन कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, साधारणतः परिभाषा। आगे इसकी एक परिभाषा की हम लोग और बात करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। किसकी बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन की बात करते हैं कि क्या होती है, इसकी खोज जो है वो किसने की थी, किसने इसकी शुरुआत जो है वो की थी। सबसे पहले मैं चार्ल्स डार्विन का नाम लेना चाहूंगा। चार्ल्स डार्विन
ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिनको ये महसूस या आभास हुआ कि पौधों का जो शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग पर वर्धिकारी पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्धिकारी पदार्थ पाया जाता है। चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत देने वाले प्रवर्तक जो थे, उनको यह आभास हुआ कि पौधे के शीर्ष भाग पर वर्धिकारी पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसकी वृद्धि होती है। इस बात को चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया, जो कैनरी घास पर अपने प्रयोग किए। किस घास पर? कैनरी घास पर प्रयोग किया, और उसका जो वर्णन है वो द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। भाई जो पौधों के अंदर गति की जो शक्ति है, उस ऐसी एक पुस्तक थी, उसके अंदर इन्होंने किया था। इसका वर्णन इन्होंने किसमें किया? द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर किया था। डार्विन ने बताया कि जो प्रांकुर चोल होता है, क्या होता है? प्रांकुर चोल। क्या होता है? प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल को एक दिशा में प्रकाश देने पर यह प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। अगर प्रांकुर चोल को हम एक दिशा में प्रकाश देते रहते हैं, किस दिशा में? एक दिशा में अगर प्रकाश जो है वो देते रहेंगे, तो वो जो प्रांकुर चोल है वो इस प्रकाश की ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि प्रांकुर चोल जो है, कौन है? प्रांकुर चोल जो है वो एक दिशिक प्रकाश देने पर कुछ पदार्थ जो है शीर्ष पर बनते हैं, वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उस भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है? वर्कण उत्पन्न हो जाता है, जो किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद देखिए वर्कण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में डार्विन द्वारा किए गए प्रयोगों के बाद में जो प्रयोग हैं, बॉयसन, जेनसन ने तथा पोल ने इसको आगे बढ़ाया। इसके बाद में 3 वैज्ञानिक और आए, बॉयसन, जेनसन तथा पोल ने इसको आगे बढ़ाया। तो हम जो सबसे पहले बात करेंगे, वो बात किसकी करेंगे? हम बॉयसन, जेनसन के प्रयोग की बात करेंगे। किसके? बॉयसन और जेनसन के प्रयोग की बात करेंगे 1910 से 1913। इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, बॉयसन व जेनसन ने जेई के प्रांकुर चोल पर प्रयोग किया था। किसके पर प्रयोग किया था? जेई, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एविना स्टाइवा। इस पे इन्होंने प्रयोग जो है वो किया था, और इन्होंने बताया था कि जब प्रांकुर चोल के शीर्ष को काटकर एक तरफ प्रकाश आपतित किया जाए तो ठोंठ में वर्कण गति नहीं होती। कि जब प्रांकुर चोल है, इसके शीर्ष को काट दिया जाए, शीर्ष को काटकर अगर इस पर हम प्रकाश आपतित करेंगे, इस पर क्या करेंगे? प्रकाश आपतित करेंगे, तो इसमें क्या नहीं होगा? जो ठोंठ में वर्कण जो है वो नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताई, जब कटे हुए प्रांकुर भाग पर, जब कटे हुए प्रांकुर शीर्ष पर प्रांकुर शीर्ष को ठोंठ पर लगा दिया जाता है। किस पर रख दिया जाता है? ठोंठ पर। तो वो प्रकाशानुवर्तन द्वारा वर्कण प्रदर्शन करता है, उस पर जो है वर्कण प्रदर्शित होगा। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि उन्होंने कटे हुए जो प्रांकुर शीर्ष को जिलेटिन के ब्लॉक पर रखा। किसके पर रखा? जिलेटिन के ब्लॉक पे रखा। ठीक है। और उस जिलेटिन के ब्लॉक को ठोंठ में वर्कण, उस जिलेटिन के प्रयोग से जो है ठोंठ में वर्कण उत्पन्न हो जाता है। ठोंठ में क्या उत्पन्न हो जाता है? वर्कण उत्पन्न जो है वो हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बॉयसन व जॉनसन ने प्रांकुर चोल के शीर्ष से थोड़ा नीचे छाया वाली सतह की ओर से अनुप्रस्थ चीरा लगाकर, कि प्रांकुर शीर्ष है, पहले तो इन्होंने प्रांकुर शीर्ष को काटा,
लेकिन उसके बाद में इन्होंने नीचे छाया वाले भाग पर एक अनुप्रस्थ चीरा लगाया। क्या लगाया? चीरा लगाया, और उस चीरे के ऊपर इन्होंने अब्रक प्लेट लगाई। क्या लगाई? अब्रक प्लेट लगाई, और इन्होंने पाया कि जो प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। जब उन्होंने प्रकाशिक सतह की ओर अनुप्रस्थ चीरा लगाकर अब्रक की प्लेट लगाई तो पाया प्रांकुर चोल में जो है वर्कण है वो हो जाता है। प्रांकुर चोल में क्या हो जाता है? वर्कण है वो हो जाता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो छाया वाली सतह से वर्कण के लिए उत्तरदायी पदार्थ है उसका क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। उस पदार्थ का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण जो है वो किधर से होता है? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर होता है। किधर होता है? ऊपर से नीचे की ओर पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जिससे निचली सतह में क्या हो गया? दीर्घीकरण हो जाता है। निचली सतह में क्या हो गया? दीर्घीकरण हो जाता है, और आसानी से जो वर्कण की क्रिया है वो हो जाती है। आसानी से जो वर्कण की क्रिया है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रांकुर चोल की बात की, शीर्ष को काटकर। ये प्रयोग जो है वो बॉयसन व जेनसन ने दिया था, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके बाद में हम अगले प्रयोग की बात करते हैं, एफ.डब्ल्यू. वेंट का प्रयोग। एफ.डब्ल्यू. वेंट का प्रयोग। किसका प्रयोग? एफ.डब्ल्यू. वेंट के प्रयोग की हम लोग बातें करते हैं। क्या होता है देखिए, एफ.डब्ल्यू. वेंट का जो प्रयोग था, इन्होंने भी अपना प्रयोग जेई पर ही किया था। किस पे किया था? जेई पर ही इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो किया था। जेई पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और इनको ऑक्सीजन की खोज का श्रेय भी जाता है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? इस एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। ठीक है, 1926 से 1928। तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? एफ.डब्ल्यू. वेंट को दिया जाता है। इन्होंने वर्धीकारी पदार्थ को विभाजित करने में सफलता प्राप्त की थी। किसको विभाजित करने में सफलता प्राप्त की थी? वर्धीकारी पदार्थ को। कौन से पदार्थ को? वर्धीकारी पदार्थ को विभाजित। जो शीर्ष भाग में वर्धीकारी पदार्थ होता है उसको पृथक करने में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए इसको, इसका श्रेय जो है वो दिया जाता है। इन्होंने क्या किया? जो जेई थी, क्या थी? जेई। इस जेई के शीर्ष, इस जेई के प्रांकुर चोल का शीर्ष काटकर, प्रांकुर चोल का क्या काटा इन्होंने? शीर्ष काटकर उसे एगार के घनाकार टुकड़े पर रखा। एगार जो है उसके घनाकार टुकड़े पे रखा। ध्यान देना यहाँ पे, घनाकार टुकड़े पे रखा। इसके बाद शीर्ष को अगार से अलग करके अगार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद में इन्होंने शीर्ष से उसको अलग कर लिया और एगार के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एगार के क्या किए उन्होंने? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़ों को प्रांकुर चोल के ठोंठ पर स्थापित करने पर, इसके बाद इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े जो थे अगार के, इनको इन्होंने प्रांकुर चोल के ठोंठ पर स्थापित कर दिया। किस पे स्थापित कर दिया? प्रांकुर चोल के ठोंठ पर स्थापित कर दिया। और इन्होंने देखा कि वर्दी उसी प्रकार पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है, वर्दी जो है वो क्या है? उसी प्रकार जो है पुनः स्थापित हो जाती है। इसके विपरीत अगर साधारण अगार खंड को प्रांकुर चोल के ठोंठ पर रखते हैं तो वर्दी जो है वो नहीं होती है। ठीक है ना, साधारण आकार पे रखने पर क्या है? ठोंठ जो वर्दी है वो नहीं होती है। इससे स्पष्ट ये हुआ कि कुछ पदार्थ प्रांकुर चोल के नीचे की ओर अगार खंड में स्थानांतरित होते हैं, जो वर्दी के लिए क्या हो जाते हैं? उत्तरदायी हो जाते हैं। अपने प्रयोगों के आधार पर वेंट ने यह बताया था कि प्रांकुर चोल को एक ओर से प्रकाशित किए जाने पर प्रदीप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसके बाद बच्चों एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अपना दूसरा प्रयोग जो है वो प्रांकुर चोल के शीर्ष को काटकर, प्रांकुर चोल के क्या किया? प्रांकुर चोल के शीर्ष को काटकर
किसको काटकर? प्रांकुर चौल के शीर्ष को काटकर ऐसे आकार खंडों पर रखा। भाई 11 खंडों पर रखा। किस पर रखा? 11 खंडों पर रखा जिनके बीच में अब्रक की प्लेट लगी हो। किसके बीच रखा? इनके बीच में क्या लगी हो? अब्रक की प्लेट लगी हुई हो। और इन दोनों 11 खंडों पर प्रांकुर शीर्ष के बराबर टुकड़े रखे तथा एक साइड में प्रकाश आपतित किया। एक साइड में क्या आपतित किया? प्रकाश आपतित किया। तो पाया कि अप्रकाशिक क्षेत्र की सांद्रता, जो अप्रकाशिक जहाँ पे प्रकाश नहीं है वहाँ पे हार्मोन 65% थी, जबकि प्रकाशिक क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी? 35% थी। तो हम कह सकते हैं प्रकाशिक वाले भाग में 65% जो है ऑक्सीजन की सांद्रता 65%, जबकि अप्रकाशिक क्षेत्र में कितनी थी? 35% थी। इस प्रकार अप्रकाशिक भाग की कोशिकाएं अधिक विस्तारित होती हैं। भाई ज़्यादा मात्रा कौन से भाग में है? अप्रकाशिक भाग में है। तो इसकी कोशिकाएं जो हैं वो क्या होंगी? ज़्यादा विस्थापित होंगी। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? ज़्यादा विस्थापित होती हैं और वर्कण गति है वो इनमें अधिक होगी। वर्कण गति है वो भी इनमें क्या होगी? अधिक होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रांकुर चौल व मूल शीर्ष को क्षैतिज स्थिति में रखने पर, कौन सी स्थिति में रखने पर? अगर प्रांकुर चौल व मूल शीर्ष को क्षैतिज स्थिति में रखते हैं, इस स्थिति में रखते हैं तो मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन व प्रांकुर चौल ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। तो जो आपकी मूल हैं वो तो धनात्मक एवं जो प्रांकुर चौल हैं वो क्या करेगा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या है? जब पादप कोई है उसमें अगर नीचे की ओर अगर कोई स्थानांतरित होता है तो उसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है, और जब ऊपर की ओर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है। क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर क्या होती है? अधिक होती है, जिससे इस क्षेत्र की कोशिकाओं में दीर्घीकरण है वो बहुत अधिक होता है। और प्रांकुर चौल ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। क्यों इवेंट ने बताया कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, तो मूल जो है वो अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो ये अधिक दीर्घीकरण करेगा, जबकि प्रांकुर चौल जो है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शन करती है क्योंकि मूल धनात्मक क्यों करेगी? क्योंकि नीचे की ओर जाएंगे और मूल जो है वो नीचे की ओर उनको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो मूल शीर्ष में ऑक्सीजन हार्मोन कोशिका को संदीपित करता है, जिससे मूल के गुरुत्वीय क्षेत्र की कोशिकाएं कम वृद्धि करती हैं और मूल नीचे की ओर मुड़ जाती है। मूल जो है वो क्या हो जाएगी? मूल नीचे की ओर जो है वो मुड़ जाती है, अर्थात उसमें वर्कण जो है वो हो जाता है। वर्कण जो है वो क्या है? हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पाल नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम का वैज्ञानिक था? पाल नाम का वैज्ञानिक था। पाल ने अगर बात करें 1919 के अंदर, तो पाल ने भी इस संबंध में विस्तृत प्रयोग किए थे और शीर्ष भाग में रसायन उपस्थित होते हैं। इस बात के बारे में बताया था कि शीर्ष भाग में क्या उपस्थित होते हैं? रसायन उपस्थित होते हैं। इसके बारे में पाल ने भी क्या है? अपने सुझाव जो हैं वो दिए थे, जो क्या होते हैं? वर्धी प्रवर्तक होते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि शीर्ष में उत्पन्न होने वाला पदार्थ जल में क्या होता है? विलयशील होता है। जल में क्या होता है? विलयशील होता है। तो बच्चों पाल को भी आपको याद रखना है। इन्होंने बताया रसायन भाग उपस्थित होता है जो वृद्धि करते हैं, और ये पदार्थ जो है वो जल में क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। यह तो बच्चों बात हो गई ऑक्सीजन की सामान्य बातों की। अब एक ऑक्सीजन की परिभाषा और दे रखी है कि ऑक्सीजन की परिभाषा हमने एक तो पीछे पढ़ी थी, इंडोल एसिटिक अम्ल व इसके समान गुणों वाले जितने भी संश्लेषित पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन कहा जाता है। लेकिन अगर एक और परिभाषा की बात करते हैं तो वो है वे कार्बनिक पदार्थ
वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में परव है या तना बोल सकते हो के विवर्धन को अभिवर्धित करते हैं। विवर्धन को क्या करते हैं? अभिवर्धित करते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन कहलाते हैं। अब हम ऑक्सीजन की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की रासायनिक प्रवृत्ति या प्रकृति जो है वो क्या होती है। रासायनिक प्रकृति की बात जो है वो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन जो नाम है, ये ऑक्सीजन जो नाम है, ये नाम एक वैज्ञानिक था, कोगल नाम का वैज्ञानिक था। किस नाम का? कोगल नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने ये जो है जेइस के प्रांकुर चोल से जो वक्रता प्रदर्शित करने वाले पदार्थ थे उनको इन्होंने क्या नाम दिया? ऑक्सीजन नाम दिया। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन नाम जो है वो 1931 के अंदर कोगल ने दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, कोगल और सिमिट 1931 ने मानव के मूत्र से ऑक्सीजन के समान पदार्थ अलग किया। मानव के मूत्र से क्या किया? ऑक्सीजन के समान जो पदार्थ था उसको अलग किया। ठीक है। कौन कौन थे? कोगल और हेगन सिमट नाम के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने ऑक्सीजन ए का नाम दिया और ऑक्सीजन ए का, किसका? ऑक्सीजन ए का नाम दिया। और उसका रासायनिक सूत्र अगर बात करें, केमिकल फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चों C18H32O5। ठीक है ना, C18H32O5। ठीक है, ये इसका ऑक्सीजन ए का रासायनिक सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रकारों की। तो ऑक्सीजन टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखिए 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं। ऑक्सीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लिष्ट। अर्थात पहला जो है वो प्राकृतिक ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लिष्ट। दूसरा कौन सा होता है? संश्लिष्ट ऑक्सीजन। संश्लिष्ट ऑक्सीजन, इन दोनों की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक ऑक्सीजन की हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं कि प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या होता है। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, कोगल एवं साथियों ने क्या किया कि पुनः मानव मूत्र से एक अन्य पदार्थ को अलग किया जिसे नाम दिया गया हेटेरोऑक्सिन। जिसे क्या नाम दिया गया? हेटेरोऑक्सिन नाम दिया गया। ठीक है। इसके पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं कि परिभाषा क्या होगी। तो वे प्रकृति द्वारा बनने वाले ऑक्सीजन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक ऑक्सीजन कहलाते हैं। तो कोगल व साथियों ने मूत्र से एक अलग पदार्थ, अन्य पदार्थ किया जिसका नाम क्या था? हेटेरो ऑक्सीजन। क्या नाम दिया? हेटेरो ऑक्सीजन नाम दिया। जिसका जो अणुसूत्र है उसकी अगर हम बात करें तो C10H9O2N होता है। C10H9O2N होता है तथा इसे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। हेटेरोऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA भी कहा जाता है। यह पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए कि एक प्राकृतिक ऑक्सीजन का नाम बताइए, तो वह प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? इंडोल एसिटिक अम्ल जो है, आप उसका उदाहरण आसानी से दे सकते हो। अन्य प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है वो इंडोल एसिटिक अम्ल के व्युत्पन्न के रूप में पाए जाते हैं।
ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके व्युत्पन्न पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? व्युत्पन्न पाए जाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभजोतक में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? शीर्ष विभजोतक में। हमने पढ़ा था, विभजोतक के प्रकारों की बात की थी। स्थिति के आधार पर शीर्ष विभजोतक, पार्श्वीय विभजोतक, अंतर्वेशीय विभजोतक। तो ये कहाँ बनते हैं? शीर्ष विभजोतक बनते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग की ओर बनते हैं। वह इनका संश्लेषण जो है वो ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से होता है। संश्लेषण, फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है? एक एमिनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। क्या नाम होता है? ट्रिप्टोफैन। इस ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से इनका जो है संश्लेषण या निर्माण जो है वो होता है। इनका निर्माण जो है ये इंडोल 3 एसिटिक अम्ल से व्युत्पन्न से बनते हैं, ठीक है। या इंडोल 3 एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, शीर्ष विभजोतक में बनते हैं। का निर्माण जो है वो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल से होता है। साथ ही इनके संश्लेषण के लिए जडेन अनिवार्य होता है। कौन अनिवार्य होता है? जडेन। प्रश्न पूछ ले जाए प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए सबसे अनिवार्य कौन सा तत्व होता है? तो वो जडेन होता है, नहीं कि एन। कौन होता है? जडेन, जिंक होता है। अब कुछ प्राकृतिक ऑक्सीजन दे रखे हैं, संरचना सूत्र दे रखे हैं। हम इंडोल 3 एसिटिक अम्ल की संरचना की बात करेंगे। किसकी? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है बच्चों। तो इसके बारे में आपको विस्तार से इसकी संरचना जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये बेंजीन बनाना आपको इस तरीके से, उसके बाद में ये आपको यहाँ एन लगाना है। ये बनने के बाद में आपको CH2COOH, ठीक है। ये आपकी हो गई इंडोल 3 एसिटिक अम्ल की संरचना। एसिटिक अम्ल हो गया, 3 एसिटिक अम्ल हो गया। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल की संरचना इस प्रकार से होती है, तो ये आपको याद रखनी है। 2 नंबर है बच्चों संश्लिष्ट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? संश्लिष्ट ऑक्सीजन। संश्लिष्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वे रासायनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में संश्लिष्ट होते हैं। किसमें? जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ऐसे ऑक्सीजन क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट ऑक्सीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट ऑक्सीजन जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल, तो IAA है, यहाँ पे IBA हो जाएगा। इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल। दूसरा जो है मैंने बता दिया आपको, इनके व्युत्पन्न से ही बनेंगे। दूसरा है नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल अर्थात NAA। कौन सा? NAA जो है वो है। इसके बाद में 2,4-डाईफ्लोरोफिनोक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-डाई जो है। लेकिन साथ साथ हम इनकी संरचनाओं की भी बात करते जाते हैं। तो इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये लगभग उसके जैसी ही है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। वहाँ पे एसिटिक अम्ल था, यहाँ पे ब्यूटायरिक अम्ल होगा। CH2 और COOH, ये इसकी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेप्थलीन एसिटिक अम्ल की। तो नेप्थलीन एसिटिक अम्ल की संरचना जो है वो इस प्रकार की होती है। 2 बेंजीन बनाओ, ठीक है। और C2COOH एसिटिक अम्ल इसमें जुड़ गया, ठीक है। इसी के आधार पर 2,4-डाईक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये होता है। इसकी अगर बात करें तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। ये बेंजीन बनी,
CH2COOH और ये Cl और 2 4 है ना, 2 4 है, तो ये हो गया 2 पर हो गई 1 2 3 4, 2 पर और 4 पर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से IUPAC नाम पद्धति तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो और इस बार भी पढ़ोगे। इसी प्रकार लास्ट है 2,4,5 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो सीधी सी बात है 2,4,5 है तो यहाँ पे एक और लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने आज जो बात की मोक्सिन की रासायनिक प्रकृति की बात है की। तो बच्चों ये पूरा हो चुका है। इसके नोट्स में जो है सीमित भेजूंगा आज आपको, अगले दिन आपको कल जो है डबल नोट्स जो है वो भेज दिए जाएंगे।